अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूटी है, यहाँ से मैं करवा रहा आपको। हम पढ़े थे रूबेला वायरस इन्फेक्शन, उसकी हम लैब डायग्नोसिस पे आते हैं। इसमें 2-3 बातें एमसीक्यूज़ में आएंगी लाजमी। एक तो सिंपल है, आरएनए बाय द पीसीआर अस्से कराना होता है इसका, ठीक है। दूसरी बात है आईजीएम एंटीबॉडीज़ एंड आईजीजी एंटीबॉडीज़। आईजीएम एंटीबॉडीज जो है ये आपकी एक्यूट फेज में और रिसेंट इन्फेक्शन अगर हो उसमें रेज्ड होंगी, ठीक है। तो ये पक्का एमसीक्यू ज़्यादा होता है कि अगर कोई एक्यूट इन्फेक्शन है तो उसमें आईजीएम एंटीबॉडीज रेज होंगी। और आईजीजी जो है इसका 1:8 टाइटर अगर इंक्रीज्ड आता है तो 1:8 और उससे ज़्यादा टाइटर रेज्ड आता है। लाइक ये नॉर्मल अगर वैल्यू तो आपके पेशेंट की 8 आ रही है वैल्यू, इसकी ये इस तरह टाइटर रहते हैं। अगर 1:32 आ गया तो इसके अंदर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। और आईजीजी का है तो आईजीजी हमेशा क्रॉनिक इन्फेक्शंस में बढ़ेंगी, या तो क्रॉनिक इन्फेक्शन में बढ़ेंगी या वो ये शो करेंगी कि अब बॉडी इम्यून हो चुकी है इस इन्फेक्शन से, अब प्रिवेंशन होगी, अब फर्दर इसको दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। और ये लाइफ लॉन्ग आईजीजी रेज्ड ही रहती है कि आईजीजी अगेंस्ट रूबेला अगर आपका बढ़ा हुआ है 1:8 है तो लाइफ लॉन्ग आपका इतना ही रहेगा, आपको दोबारा रूबेला इन्फेक्शन नहीं हो सकता जब तक ये बढ़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें चौथी बात यह है कि एमनियोसेंटेसिस करवाते हैं कि एमनियोसेंटेसिस अराउंड 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी करवाते हैं कि अगर मदर को रूबेला इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं आप तो अपने 10th वीक के आसपास जाके एमनियोसेंटेसिस करनी है। दैट इज़ द, ये भी आपने फर्स्ट में बात पढ़ी होगी कि एमनियोटिक फ्लूइड हम उसका सैंपल लेते हैं, ठीक है। तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर या तो आरएनए ऑफ द वायरस पड़ा मिल जाए या वायरस पड़ा मिल जाए या एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वायरस मिल जाए जो कि आईजीएम होंगी। दीज 3 थिंग्स इंडिकेट्स कि आपका रूबेला इन्फेक्शन हो चुका है मदर को, ठीक है। फिर आपने उसका ट्रीटमेंट वगैरह करना होता है। इसकी ट्रीटमेंट प्रिवेंशन पेपर में नहीं आती होती, आपने छोड़ देनी है, स्किप करनी है। यहाँ पे आपका रूबेला जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम अगला आपका वायरस पढ़ाता हूँ मैं, दैट इज़ द पार्वो वायरस B19, वेरी इंपॉर्टेंट वायरस फॉर एमसीक्यूज। इसका भी क्वेश्चन कभी नहीं पेपर में आता होता, तो आपने जस्ट एमसीक्यूज लिए इसको रीड मारना है, जो बताऊँगा वही आपने पढ़ना है इसमें। सबसे पहले ये टेबल से इसकी फैमिली कर लो आप। फैमिली का नाम है पार्वो वायरस, ठीक है। ये डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसका। उसके बाद इसके पास भी आरएनए पॉलीमरेज नहीं होता, न्यूक्लियोकैप्सिड इसका आइकोसाहेड्रल होता है और इन्वेलप इसका भी नहीं होता, ठीक है। बाकी पूरे चैप्टर में सिर्फ ये एक ही वायरस है जिसका इन्वेलप नहीं है, बाकी सारे इन्वेलप्ड वायरसेस हैं। ये बात हमने याद करनी है। अब बात आती है पार्वो वायरस B19 की। क्या क्या डिजीज करेंगे और कैसे करेंगे ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। जब पैथोजेनेसिस हम पढ़ लेंगे तब आपको समझ आ जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अपने टेबल में एक ही बात याद करनी है कि दिस इज द नॉन इन्वेलप्ड वायरस। ये आपका नॉन इन्वेलप्ड वायरस है, यही एमसीक्यूज आएगा जब भी पेपर में आएगा, वरना कभी वो फैमिली नहीं पूछता, कभी वो पॉलीमरेज के बारे में नहीं पूछता। समरी रेप्लिकेटिव साइकिल छोड़े, ट्रांसमिशन इसकी 3 रूट्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही एक वायरस है पूरे चैप्टर में जिसके 3 रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन। बाकी सबका आपको पता है कि रेस्पिरेटरी था, ये रूबेला का जो प्लेसेंटा था, इसका रेस्पिरेटरी रूट भी है, इसका ट्रांसप्लेसेंटल रूट भी है, इसका ब्लड डोनेशन भी है। अगर एक पेशेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई है और वो इन्फेक्टेड ब्लड उसको लग गया है तो उसको में इन्फेक्शन हो जाएगा पार्वो वायरस B19 का। तो इसकी 3 रूट्स हैं ट्रांसमिशन की, ये ठीक है। पैथोजेनेसिस एंड इम्यूनिटी की बात अगर करूं तो पैथोजेनेसिस में हमेशा याद रखना है इसके 2 सेल्स को आपके डैमेज करना है। एक होते हैं एरिथ्रोब्लास्ट्स। एरिथ्रोब्लास्ट क्या होते हैं? आरबीसीज के प्रिकर्सर जो होते हैं ना, एक इसको इन्फेक्ट करना है, इनको इन्फेक्ट करना है, दूसरा इसने इन्फेक्ट करना है आपके एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये 2 सेल्स को डैमेज करना है इस वायरस ने आके। जब आपके एरिथ्रोब्लास्ट इन द बोन मैरो डैमेज होंगे, एरिथ्रोब्लास्ट क्या करते हैं? आरबीसीज बनाते हैं। आरबीसीज नहीं बनेंगे, पेशेंट में सीवियर एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। ये एक इसकी पैथोजेनेसिस होगी। अगर एंडोथेलियल सेल्स और ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं, जो कि मैंने मीजल्स में आपको बात पढ़ाई थी, ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल सेल्स जो दीवारों में होते हैं वो अगर डैमेज होते हैं तो क्या होता है? रैश होती है, तो फिर रैश हो जाएगी, ठीक है। ये 2 पैथोजेनेसिस की बात है, इसने बताई हुई किताब में यही लिखा हुआ कि आरबीसी, एरिथ्रोब्लास्ट और बोन मैरो और एंडोथेलियल सेल्स, फिर रैश हो जाएगी। और अगर वो होता है तो वो एनीमिया हो जाएगा। और इसमें एनीमिया जो तो वो एप्लास्टिक एनीमिया होता है, ये भी आपको मैं पढ़ाता हूँ अभी। इसमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है और इसमें एक हाइड्रोप फेटालिस होता है। ये हाइड्रोप फेटालिस क्या होता है ये आपको बाद में आगे क्लिनिकल फाइंडिंग्स में बता देता हूँ, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स की, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसी में से क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू जब भी आएंगे। पहली क्लिनिकल फाइंडिंग इज द 5th डिजीज। दूसरा इसका नाम है एरिथमा इन्फेक्शियोसम। एरिथमा इन्फेक्शियोसम स्लैप चीक सिंड्रोम भी कहते हैं और इसको 5th डिजीज भी कहते हैं। तो 3 नाम है इस बीमारी के, ठीक है।
तीनों नाम आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, किसी भी नाम से वो क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे। अब इसमें होता क्या है, आपको रैश डेवलप होगी। सबसे पहले तो ब्राइट रेड रैश ऑन द चीक्स बनेगी, फीवर होगा और रनी नोज होगा, स्कफिंग होगी, स्नीजिंग होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। मेन इसमें है रैश। रैश क्यों डेवलप होती है? वास्कुलाइटिस एंडोथेलियल इंजरी की वजह से। ठीक है, अब वह होती कहाँ पे है? ये डायग्राम दी हुई है किताब में, बड़ी अच्छी दी हुई है। जिस तरह थप्पड़ नहीं किसी ने मारे हुए चीक्स पे, सेम उस तरह आपको रैश नजर आएगी दोनों साइडों पे, बिल्कुल सर्कल में रैश आपकी दोनों साइडों पे बनी हुई है। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्लैप्ड चीक सिंड्रोम। ठीक है, अब होगा क्या इसमें, आपको बुक पे लिखा हुआ है लो ग्रेड फीवर होगा, रनी नोज होगा, सोर थ्रोट होगा और फिर रैश डेवलप हो जाएगी। ये होता है। ठीक, अब इसमें फिफ्थ डिजीज भी इसको क्यों कहते हैं फिफ्थ डिजीज? क्योंकि 5 ऐसी डिजीजेज हैं जिसमें रैश डेवलप होती है, और वो रैश क्या होती है? मैक्यूलोपॉपुलर रैश, एमपी रैश होता है। अब वो 5 क्या है? एक तो मैंने आपको मीजल्स पढ़ाया, आप ही पहले पढ़ा के हटाऊँ, फिर रुबेला पढ़ा के हटाऊँ, दोनों में रैश थी। एक आपका पारोवरस B19 आ गया, पारोवरस B19 आ गया। 2 आपके जो हुए वो आपके रोजियोला, जो कि अभी अगला वायरस है रोजियोला, और एक होता है स्कारलेट फीवर। ये 5 ऐसी डिजीजेज हैं जिसमें आपके रैश डेवलप होती है। इसमें फिफ्थ डिजीज को पारोवरस B19 पर रखा गया, इसको 5वें नंबर पर रखा गया है, इसलिए इसको फिफ्थ डिजीज कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये समझ आ गई आपको रिदमा इन्फेक्शियोसम की क्या बात है सारी की सारी। अब आते हैं एप्लास्टिक एनीमिया के ऊपर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट। वो हमेशा देगा, अगर नॉर्मल बंदा है ना, उसको कभी भी पारोवरस B19 की वजह से एप्लास्टिक एनीमिया नहीं हो सकता। ठीक है, सिग्निफिकेंटली नहीं हो सकता, क्लिनिकली नहीं हो सकता। अगर एक बच्चा है उसको पहले से सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया है, यानी कि कोई ना कोई अंडरलाइंग ब्लड डिजीज है। ठीक है, और स्फीरोसाइटोसिस, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस भी आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर ब्लड में, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस भी होती है। अगर एक बच्चे को ये तीनों में से कोई एक कंजेनिटली है, शुरू से ही है, उसका ब्लड पहले आरबीसी पहले कॉम्प्रोमाइज्ड है ना, थोड़े हैं पहले से ही, ऊपर से उसको B19 से इन्फेक्शन हो गया, पारोवायरस B19 से इन्फेक्शन हो गया, तो उसका सवियर एनीमिया होगा। फिर उसको कहेंगे कि इसमें हो गया एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, फिर इसमें आगे सारी बोन मैरो सप्रेशन हो जाएगी, पूरी बोन मैरो सप्रेशन हो जाएगी, सारी ब्लड लाइंस कम होना शुरू हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको कहते हैं एप्लास्टिक क्राइसिस। एप्लास्टिक क्राइसिस आ गई है पेशेंट के अंदर। ठीक है, वो इस तरह लंबा सा सिनेरियो बनाएगा। एक बच्चा है 4 साल का है, उसको बचपन से सिकल सेल एनीमिया डायग्नोस्ड हो चुका है। अब उसका ब्लड आरबीसीज काउंट बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप कर गया है, उसको हिस्ट्री ऑफ रैश भी है, और उसकी मदर को हिस्ट्री ऑफ कोई ना कोई इन्फेक्शन है। तो वो क्या है? पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन। ठीक है, ये प्लास्टिक क्राइसिस समझ आ गई कि ऐसे चिल्ड्रंस विद क्रॉनिक एनीमिया, सिकल सेल, थैलासीमिया और स्फीरोसाइटोसिस वो क्या करते हैं? सवीर प्लास्टिक एनीमिया, प्लास्टिक क्राइसिस में जाते हैं जब उनको इन्फेक्शन होती है B19 से। ठीक है, अगली बात है फीटल इन्फेक्शन की। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा इसमें होता है फीटल इन्फेक्शंस के, जाहिर सी बात आपको मैंने बताया कि मदर से इसने फीटस के अंदर भी जा सकता है ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो अगर तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ट्राइमेस्टर वाइज बच्चे आपको मैंने बताना है और उसी के मुताबिक एमसीक्यूज आते हैं। अगर तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी, उसमें इन्फेक्शन होता है, उसमें जो है वो उसमें बच्चे में चला जाता है, तो हो जाएगी डायरेक्ट फीटल डेथ हो जाएगी। इसलिए कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस बिल्कुल नहीं करानी चाहिए। ये ना सोचना कि इसमें यहाँ पे मैंने फिर कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस लिखना था, इसमें डायरेक्ट फीटल डेथ होगी अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चला जाता है। अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में वो इन्फेक्शन होता है तो बच्चे को होगा हाइड्रोप्स फेटालिस। हाइड्रोप्स फेटालिस, ये भी बात आपने पहले पढ़ी हुई है कि हाइड्रोप फेटालिस क्या होता है। अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन होता है तो कुछ भी नहीं होता, नो क्लिनिकल फाइंडिंग्स, बच्चे को कोई आपको सिग्निफिकेंट क्लिनिकल फाइंडिंग्स नहीं मिलती है, वो बच्चा ठीक होता है एक तरह से। ठीक है, और एक बात याद रखना, इसमें कंजेनिटल मालफॉर्मेशन इसने नहीं करवानी, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कहीं भी अगर कंजेनिटल मालफॉर्मेशन का सिनेरियो आ रहा है ना, तो उसमें आपने आंखें बंद करके रुबेला लगा देना है। ठीक है, कहीं भी हाइड्रोप फेटालिस आ रहा है, आंखें बंद करके पारोवायरस B19 इन्फेक्शन लगा देना। अब व्हाट इज हाइड्रोप फेटालिस, ये आपको बताता हूँ। इसमें होता क्या है, बच्चे जब भी याद रखना, एनीमिया होता है ना पेशेंट को, एनीमिया की वजह से होता है हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर होता है। पेशेंट को एनीमिया हो रहा है ड्यू टू द इन्फेक्शन, इसी प्लास्टिक एनीमिया जो मैंने बताया था।
अनीमिया की वजह से कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर में बचा जाता है। कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर होता है कि दिल आपका जो है काम नहीं कर रहा, तो आपको पूरी बॉडी का ब्लड जो है वो पेरिफेरल में पड़ा है, लंग्स में पड़ा है और लोअर लिम्स में और अपर लिम्स में चला गया है, तो सवियर एडीमा हो जाता है पेशेंट का। हाइड्रोप्स फेटालिस होता है सवियर एडीमा ऑफ द फीटस। फीटस का जब होता है एडीमा उसको हाइड्रोप फेटालिस कह देते हैं, बट बड़ों में जब इन्फेक्शन होता है एडीमा उसको सिंपल एडीमा कहते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोप फेटालिस की जो मैंने बात आपको पीछे कही थी कि आगे जाकर बताऊंगा यहाँ पे, तो वो ये सारी बात थी कि मैसिव एडीमा ऑफ द फीटस इज कॉल्ड हाइड्रोप फेटालिस। क्यों होता है? अनीमिया की वजह से कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर हुआ था, उसकी वजह से आपका हाइड्रोप फेटालिस हो जाता है। ठीक है, तो ये फीटल इन्फेक्शन की बात है। दोबारा आप देख लो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीटल डेथ होगी डायरेक्ट, सेकंड में हाइड्रोप फेटालिस, थर्ड में आपका क्लिनिकल फाइंडिंग्स नहीं आएंगी, बच्चा बिल्कुल ठीक होगा। चौथे नंबर पे आता है आर्थराइटिस। अब इसने और क्या कराना है? आर्थराइटिस भी कराना है। आर्थराइटिस क्या होता है? जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन। हमेशा याद रखना तीन वायरसेस ऐसे हैं जो कि आर्थराइटिस, अडल्ट ऑनसेट आर्थराइटिस करवाते हैं। पक्का एमसीक्यू सारे के पेपर में पक्का। उसमें पहला हेपेटाइटिस बी है, रुबेला है और पारोवायरस B19 है। ठीक है, ये आपको तीनों आपको याद होने चाहिए फिंगर टिप्स पे। और इसमें कोई बात नहीं इंपॉर्टेंट, वो ये कि स्मॉल जॉइंट्स द हैंड इन्वॉल्व करता है बस। और क्रोनिक बी वायरस इन्फेक्शन में भी कोई खास बात नहीं उसने की हुई। लैब डायग्नोसिस इसकी वही है, IgM एंटीबॉडीज डिटेक्ट करो। PCR ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड भी इसका करना है, जिसका हमने रुबेला का किया था। और ब्लड के अंदर भी इसका DNA देखना होता है। ठीक है, PCR बच्चे RNA लिख देना जो कि जुबान पे चढ़ा हुआ है पिछले वायरस से। इसने PCR में हमेशा DNA नजर आएगा क्योंकि है ही DNA वायरस। ठीक है, तो PCR जब भी हम करवाएंगे, ब्लड का करा लो, एमनियोटिक फ्लूइड का करवा लो, तो आपको DNA ऑफ द वायरस ही मिलेगा। बाकी तीसरी इसकी डायग्नोसिस क्या है? IgM एंटीबॉडीज या IgG एंटीबॉडीज। ट्रीटमेंट प्रिवेंशन इसकी करने की जरूरत नहीं है। तो ये था मेरा पारोवायरस B19 इन्फेक्शन। इसमें जब भी पेपर में जो मैंने बातें बताई हैं वही एमसीक्यूज आएंगी, क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आपका। ठीक है, अब ये टेबल मैं आपको पढ़ा देता हूँ पारोवायरस B19 इन्फेक्शन का। ये देखो जरा, डिजीज क्या है? स्लैप चीक सिंड्रोम है ना, हाइड्रोप फेटालिस रैश है, यस है। कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस ये यहाँ पे यस लिखा हुआ है, लेकिन इतनी कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस नहीं करवाता। ठीक है, सिग्निफिकेंटली कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस नहीं करवाता ये। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी इसकी होती है, वैक्सीन इसकी नहीं है। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसकी वैक्सीन नहीं है आपकी पारोवायरस B19 इन्फेक्शन की नहीं है। ठीक है, अब आखिरी वायरस है ह्यूमन हर्पीज वायरस 6। इसमें से कभी भी कुछ नहीं आता होता, इसको क्रॉस कर देना आपने, इसको पढ़ना भी नहीं है। ये है भी अनइम्पोर्टेंट सा, बस एक बात कर लो कि HH6 इज द हर्पीज वायरस फैमिली का, जो कि हमने पढ़ा है। इसने की डिजीज क्या करनी है? रोजियोला इन्फेंटम, बस। उसको दूसरा नाम है एक्सेंथम सेप्टिटम। बस ये बात हमने याद कर लेनी है कि HH6 ने क्या करवाना है? रोजियोला इन्फेंटम। पता हो कि कहीं पढ़ा था रोजियोला क्या था ये वो। बाकी इसमें से कुछ भी नहीं आना, कभी कुछ नहीं आता था, एमसीक्यूज भी इसमें से आता होता। ठीक है, ये आपको पूरा चैप्टर था चाइल्डहुड का ओवरव्यू हल्का सा दे देता हूँ कि इस पूरे चैप्टर में से आपकी जो मीजल्स है ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, मम्स यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। ये दोनों आपके एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं, पक्के एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं। बाकी ये वाला वायरस आपने छोड़ना है। ठीक है,